हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन पार्ट 1। ब्लड रिलेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ये पार्ट आपकी फैमिली से कोरिलेटेड है। जैसे फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, फूफा है, नाना जी हैं, नानी है, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उन्हीं रिश्तों को आज की क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है और एक्चुअल में ब्लड रिलेशन है क्या। तो वन बाय वन सारी चीजें स्टार्ट होंगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि ब्लड रिलेशन एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट ब्लड रिलेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा हाउ टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए, इन सारी चीजों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक डेफिनेशन आ रही है, आई होप आ चुकी है। अब देखिए, बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन। This chapter talk about the people with whom we interact daily, our blood relatives, thus is closely related to our life। देखिए, जो आपकी लाइफ में चीजें डेली यूज में हो रही हैं, उन्हीं के थ्रू ये क्वेश्चन बनाया जाएगा और ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में पता होता है लेकिन इंग्लिश हम नहीं जानते हैं। तो यहां पर इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है विजय, अगर मैं इसको इंग्लिश में विजय लिखूं तो विजय होगा, और अगर मैं हिंदी में विजय लिखूं तो भी विजय होगा। ऐसे ही हमारा ब्लड रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ को हिंदी में बोलते हैं बहू, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश में लिखेगा डॉटर इन लॉ और हिंदी में भी लिख देगा डॉटर इन लॉ। अगर आपको नहीं पता कि डॉटर इन लॉ बहू होती है तो हम ये चीज सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और ध्यान से सॉल्व करिएगा। और एक चीज और नोटिस करिए कि ब्लड रिलेशन चैप्टर आपको डाटा सफिशिएंसी और पजल में भी हेल्प करेगा। तो इन दो चैप्टर में भी ब्लड रिलेशन यूज होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हिंदी में डिमांड करते हैं, तो देखिए हिंदी में भी डेफिनेशन अवेलेबल है आपके सामने, लेकिन एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि टाइप्स कितने। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। सबसे पहला टाइप है इंडिकेटिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, पैसेज फॉर्म ब्लड रिलेशन। देखिए, तीन कैटेगरी में ब्लड रिलेशन को ब्रेकअप करा गया है। कौन कौन से? इंडिकेटिंग में, कोडिंग में और पैसेज में। ये तीन तरह से हैं जो ब्लड रिलेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम क्या है, उसके ऊपर हमें फैमिली ट्री बनाना होता है। अब फैमिली ट्री कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मेल मेंबर के लिए एक बॉक्स बना रखा है और फीमेल के लिए एक सर्किल। जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर कोई पर्सन मेल है तो हम उसको बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए अगर मेल है तो हम बॉक्स बना देंगे, और अगर कोई पर्सन है जो फीमेल है, दैट मीन्स कि बी अगर फीमेल है तो हम सर्किल बना देंगे। अब उस क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ए मेल है कि फीमेल है, ये ध्यान रखिएगा। तो बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा मेल को और सर्किल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। अब इसके बाद आते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटिस करिए। हस्बैंड वाइफ को हम एक डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ए बना रहा हूं और यहाँ पे बी बना रहा हूं, और बीच में डबल लाइन मैंने लगा रखी। ये डबल लाइन इंडिकेट करेगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। समझ में आया? हस्बैंड वाइफ को ही हम लोग बोलते हैं स्पाउस। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पाउस का मीनिंग और हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही मतलब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर देखिए, हस्बैंड वाइफ अगर आप बोल रहे हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये क्लियर हुआ। लेकिन स्पाउस में ये चीज कंफर्म नहीं होती कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। स्पाउस इन शॉर्ट, हिंदी अगर मैं उसका ट्रांसलेट करूं तो जीवन साथी को स्पाउस कहते हैं। अब स्पाउस मेल भी हो सकता है और स्पाउस फीमेल भी हो सकता है। कैसे? अगर किसी मेल मेंबर का हम स्पाउस बोल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो फीमेल होगी, उसकी वाइफ होगी। और अगर किसी फीमेल मेंबर का स्पाउस की बात करी जा रही है तो नेचुरल सी बात है वो मेल होगा, उसका हस्बैंड होगा। तो स्पाउस आपका हस्बैंड भी हो सकता है और स्पाउस आपकी वाइफ भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्पाउस एक्चुअल में क्या होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जीवन साथी को स्पाउस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखो, ब्रदर और सिस्टर को बनाने के लिए हम एक उल्टा वी बना देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं, और अगर उन दोनों के बीच में सिंगल लाइन बना रखी है तो उसको ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक उल्टा वी बना देंगे। ये वी हमें इंडिकेट करेगा कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। आई होप क्लियर हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ और डी रख देता हूँ। तो सी डी का ब्रदर है, ध्यान रखिएगा, और डी सी का कौन है, सिस्टर है। तो ये ध्यान रखिए, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। याद रखिएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं स्पाउस, लेकिन ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को इंग्लिश में बोला जाता है सिबलिंग।
क्या बोलते हैं? सिबलिंग, याद रखिएगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं सहोदर। क्या नाम है? सहोदर। बहुत लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे कि सहोदर कौन सा नाम है। देखिए, जो रिश्ता बोला गया ब्रदर सिस्टर का, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सिबलिंग और हिंदी में बोला जाता है सहोदर। अगर ये चीज ना पता हो, ना इंग्लिश पता हो ना हिंदी पता हो, तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ब्रदर सिस्टर को ही सिबलिंग नहीं बोलते हैं, सिस्टर ब्रदर को भी सिबलिंग बोलेंगे, सिस्टर सिस्टर को भी सिबलिंग बोलेंगे, ब्रदर ब्रदर को भी सिबलिंग बोलेंगे, बट रियल कजन को सिबलिंग नहीं कहा जाता। समझ में आया? दैट मीन्स कि अगर वो आपका रियल ब्रदर या सिस्टर है तो हम उसको सिबलिंग कहने, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रदर ब्रदर अगर आ रहा है तो भी सिबलिंग होगा, सिस्टर सिस्टर आ रहा है तो भी सिबलिंग होगा, ब्रदर सिस्टर है तो भी सिबलिंग है, और सिस्टर ब्रदर है तो भी सिबलिंग होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सन एंड डॉटर को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए, आई होप ये समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे हम सी रख रहे हैं, यहाँ पे हम डी रख रहे हैं, यहाँ पे ए रख रहे हैं, यहाँ पे बी रख रहे हैं। आई होप समझ में आया। अब जो ए और बी कौन है? हस्बैंड वाइफ है। उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है सी और डी। सी लड़का है और डी लड़की है। ये क्लियर हुआ? तो आपके सामने ये फैमिली ट्री छोटा सा बना है जिसमें 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो ब्रदर सिस्टर और नोटिस करिए हस्बैंड वाइफ। अगर फैमिली में ये बोला जाए कि कौन से मेन रिश्ते होते हैं, तो 2 रिश्ते मेन होते हैं और पूरा फैमिली ट्री उसी से बन जाता है। एक होता है हस्बैंड वाइफ और एक होता है ब्रदर सिस्टर। नोटिस करिए, अगर ये 2 रिलेशन आप बनाते चले जाइए, पूरी फैमिली बन जाएगी। देखिए, मामा, चाचा, भांजा, भतीजा, मौसी, ये सारे रिश्ते सिर्फ इन्हीं 2 रिश्तों से बनते हैं। नोटिस करिए, अभी मैं आपके सामने एक फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूं और जिस फैमिली में मैं सिर्फ या तो ब्रदर सिस्टर या तो हस्बैंड वाइफ को ड्रॉ करूंगा, और नोटिस करिए पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम एक फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं कि फैमिली ट्री कैसे बनता है और क्या उसका मेन पॉइंट्स हैं। तो हम आपके सामने एक फैमिली ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ए मेल है, उसकी वाइफ बी फीमेल, अच्छी बात है। इनके 3 बच्चे हैं जिनके नाम हम लोग सी, डी और ई रख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, डजंट मैटर। अब देखो, सी लड़का है, अच्छी बात है, डी लड़की है और ई लड़का है। ठीक, अब ए के जो पिताजी हैं उनका नाम है एफ। ठीक है, ए के पिताजी, दैट मीन सी के दादाजी हो गए। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आते हैं, देखो एफ और यहां से आ जाएगा जी। ये कौन हो रहा है? जी। ये क्लियर हुआ? एफ और जी कौन है? हस्बैंड वाइफ है। इनके भी 3 बच्चे हैं, जिसका नाम है एच और एक का नाम है आई। इनकी वाइफ का नाम है जे। ये क्लियर हो रहा है? समझ में भी आ रहा होगा सभी को कि किस तरह से फैमिली बन रही है। अब तक 10 मेंबर आ चुके हैं, नोटिस करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके पिताजी का नाम है के, इनकी वाइफ का नाम है एल। नोटिस करिए, के और एल कौन है? सी के नाना नानी है। ये क्लियर हुआ? देखो, सी की मदर कौन है और मदर के पिताजी, दैट मींस कि नाना जी हुए। तो सी के नाना कौन है? के, और नानी कौन है? एल। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। के और एल के भी 3 बच्चे हैं, जिनका नाम है एम और एक का नाम है एन, और एन की जो वाइफ है उनका नाम है ओ। ये क्लियर हुआ? एन और ओ का एक बच्चा है जिसका नाम है पी, लड़का है। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? आई होप क्लियर हुआ होगा किस तरह से पूरा सिस्टम बन रहा है। इसके अलावा नोटिस करिए, ई की वाइफ का नाम है क्यू। ठीक, इसके अलावा एक और मेंबर हम बना सकते हैं जिसको हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, आर। तो एफ के पिताजी का नाम है आर। क्लियर है? अब तक 18 मेंबर आ चुके हैं। नोटिस करिए, इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री आपको खुद बनाना है, और इतना बड़ा फैमिली ट्री कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें सीखना है कि एक्चुअल में कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है इंग्लिश में। देखिए, हो सकता है आपको हिंदी पता हो, लेकिन हमें इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस नाम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है और ये फोर्थ जनरेशन है। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है फर्स्ट जनरेशन ऊपर ही हो। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट जनरेशन हम इसको लेते हैं, सेकंड इसको लेते हैं, थर्ड इसको लेते हैं, फोर्थ इसको लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम सबसे बड़ी जनरेशन को फर्स्ट लेते हैं और सबसे छोटी जनरेशन को लास्ट लेते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन किसका क्या लग रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नोटिस करिए, जैसे मैंने आपसे पूछा बी का सी के साथ क्या रिश्ता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर सन आएगा आंसर। देखिए, सन इज द रॉन्ग आंसर। B is the mother of C, but C is the son of B. है तो सन सही, लेकिन जो मैंने पूछा था उसका आंसर सन नहीं होगा।
ऐसा क्यों? देखिए मैंने आपसे पूछा था बी का सी से, तो आंसर आएगा मदर। आई होप क्लियर हुआ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस पर्सन से पूछा जा रहा है, तब आंसर बनेगा। अगर आपने ये नहीं ध्यान दिया तो अर्थ का अनर्थ होगा। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। जैसे ए का बी से, तो आंसर आएगा हस्बैंड। ए का के से, तो आंसर आएगा सन इन लॉ। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं जिससे आपको और आसान हो जाएगा। ए का के से क्या रिलेशन बनेगा? तो आंसर क्या आएगा? सन इन लॉ। आई होप क्लियर हुआ। अब सन इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दामाद। देखो ए की वाइफ है और वाइफ के पिताजी, दैट मीन्स कि ए के का कौन हुआ? दामाद हुआ। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम कोरिलेट करें बी का जी के साथ, तो ये इनकी बहू है, और बहू को हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। तो ये बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। अच्छा, बी क्या इनकी बहू नहीं है? बिल्कुल है। तो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। आई होप क्लियर हुआ। समझ में भी आया किस तरह से सॉल्व करना है, पूरा सिस्टम क्या है। तो इसी तरह से जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप समझेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको बेनिफिट होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हर रिश्ते को इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर केवल इंग्लिश में दे दिया एग्जामिनर ने तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। आगे मूव करते हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं। देखिए एच का सी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा? एच का सी के साथ। अब नोटिस करिए, एच ए की बहन है, अच्छी बात है। तो ये हिंदी में तो बोलते हैं बुआ। क्या बोलते हैं? बुआ। और जो एम है वो बी की बहन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मासी। देखिए एक है कौन? बुआ, और एक कौन है? मासी। इन दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है आंट। ये भी आंट है, वो भी आंट है। अब कैसे डिफरेंस करें कौन सी आंट है? तो ये हमारी पैटर्नल आंट है और वो हमारी मैटरनल आंट है। समझ में आया? नोटिस करिए, मैं आपको एक इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, देखिए ये रिश्ते सी के पापा के थ्रू बन रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? पैटर्नल। क्या होंगे? पैटर्नल। समझ में आया? जो सी के पापा के थ्रू सारे रिश्ते बन रहे हैं वो पैटर्नल रिश्ते होंगे सी के लिए, और जो सी की मदर के थ्रू रिश्ते बन रहे हैं ये सारे रिश्ते मैटरनल होंगे। मैटरनल। आई होप क्लियर हुआ। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं। देखो पी से पापा तो पैटर्नल, और एम से मदर तो दैट्स कॉल्ड मैटरनल। समझ में आया? तो अब देखो आंट दोनों हैं, लेकिन ये हमारी पैटर्नल आंट है और ये हमारी मैटरनल आंट है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, H इज द पैटर्नल आंट ऑफ C बट M इज द मैटरनल आंट ऑफ C। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अब देखिए I का D के साथ अगर पूछा जाए, किसका? I का D के साथ अगर मैं रिलेशन पूछ रहा हूं, देखो I A के भाई हैं। अब छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं ये तो बता नहीं सकते, हिंदी में तो बता सकते हैं। अगर चाचा बोल रहे हैं तो छोटे हैं, दैट मीन्स कि अगर इनसे छोटे होंगे तो वो चाचा हो जाएंगे, और अगर बड़े हैं तो ताऊ बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप इन दोनों को अंकल बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर चाचा है तो भी अंकल है, ताऊ है तो भी अंकल है, और आप ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि वो पापा से बड़े हैं कि छोटे हैं। समझ में आया? तो आई सी के और डी के इन दोनों के अंकल हैं। अब नोटिस करिए एन भी तो अंकल है, इसको हिंदी में बोलते हैं मामा। देखो एन बी के मामा है, दैट मीन्स कि मदर के भाई, दैट्स कॉल्ड मामा, और फादर के भाई जो होते हैं वो चाचा होते हैं। ये समझ में आया? लेकिन दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंकल कहा जाता है। तो आई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी और एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। समझ में आया? तो एक के साथ पैटर्नल लगेगा और एक के साथ मैटरनल लगेगा। इसी तरह से अगर हम ग्रैंडफादर की बात करें, देखो दादाजी और नाना जी दो अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंडफादर। दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन है? एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी और के इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी। दोनों ही ग्रैंडफादर है, लेकिन नोटिस करिए एक हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर है और एक हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर है। दैट मीन्स कि एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ डी और के इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों पार्ट में ग्रैंडफादर तो बन रहा है, लेकिन पैटर्नल और मैटरनल का डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना होता है, सिस्टम क्या है। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा कि पैटर्नल मैटरनल हमेशा ऊपर से नीचे लगेगा,
नीचे से ऊपर कभी नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नोटिस करिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आप इनको क्या बोलेंगे? एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ सी, लेकिन ये नीचे है और ये ऊपर है, तो सी इज द ग्रैंडसन ऑफ एफ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सी इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ एफ, ये गलत है। नोटिस करिए, नीचे से ऊपर पैटर्नल मैटरनल नहीं लगेगा। जैसे एक तरफ से नाती है, एक तरफ से पोता है सी, नोटिस करिए, लेकिन सी को हम लोग इंग्लिश में सिर्फ ग्रैंडसन बोलेंगे। आप सी के साथ पैटर्नल ग्रैंडसन या मैटरनल ग्रैंडसन नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो सी इज द ग्रैंडसन ऑफ एफ, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ के, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नोटिस करिए, अगर हम आई का सी के साथ कोरिलेट करते हैं तो आई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, लेकिन अगर हम सी का आई के साथ कोरिलेट करें तो आंसर आएगा सिर्फ नेफ्यू। आप ये नहीं कह सकते पैटर्नल नेफ्यू, ये गलत है। तो सी इज द नेफ्यू ऑफ आई, सी इज द नेफ्यू ऑफ एम। अगर कोई ये कह रहा है कि सी इज द पैटर्नल नेफ्यू ऑफ आई, सी इज द मैटरनल नेफ्यू ऑफ एम, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर से नीचे पैटर्नल मैटरनल लगेगा, नीचे से ऊपर पैटर्नल मैटरनल नहीं लगेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नेफ्यू का मतलब होता है मेल, ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भांजा या भतीजा, और नीस का मतलब होता है फीमेल, जिसको हम लोग बोलते हैं भांजी या भतीजी, याद रखिएगा। देखिए हिंदी में तो आप भांजी भतीजी बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों को एक ही नाम दिया गया है। इसी तरह से नोटिस करिए, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। जैसे आपके सामने ओ का रिश्ता है, ओ का सी के साथ, तो ये कौन है? आपकी मैटरनल आंट, लेकिन एम का सी के साथ ये भी मैटरनल आंट है। अब नोटिस करिए, मासी को भी हम लोग मैटरनल आंट बोलते हैं और मामी को भी मैटरनल आंट बोला जाता है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होती है कि हमें मासी को लेना है कि मामी को लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, एक्स कोई पर्सन है जो आपकी मैटरनल आंट है, अब आपको बनाना है अपनी मैटरनल आंट, ठीक? तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप मासी को बनाओगे या मामी को बनाओगे? क्योंकि दोनों को एक ही नाम दिया गया है, मैटरनल आंट। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम मासी को लें कि मामी को लें या किसको लें। अब देखिए यहां से करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई आपकी मैटरनल आंट है, तो आप मासी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना डालिए। अगर डायग्राम बन गया, दैट मीन्स कि जो आपने सोचा था वो एकदम सही है। लेकिन अगर डायग्राम ना बने, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो दैट मीन्स कि आपको मामी को लेना है। समझ में आया? मतलब एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन को सेट करेगा कि अगर आपको मामी को लेना है तो वो मासी वाला पॉइंट गड़बड़ करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपके नाना जी की इकलौती बेटी, किसकी? आपके नाना जी की इकलौती बेटी, अच्छी बात है। अब आपसे बोला जाए एक्स इज द मैटरनल आंट ऑफ यू, एक्स आपकी मैटरनल आंट है, तो बताइए एक्स मासी होंगी कि मामी होंगी? अच्छा एक चीज बताइए, आपके नाना जी की एक ही बेटी है, तो नाना जी की इकलौती बेटी वो तो आपकी मदर हो गई। और अगर मदर इकलौती हैं तो उनकी कोई बहन तो है नहीं, और अगर उनकी बहन नहीं है तो क्या हम मासी बना पाएंगे? नहीं बना सकते। और बोला गया है कि एक्स आपकी मैटरनल आंट है, तो इसका मतलब है कि वो मामी का रिश्ता होल्ड करेंगे। समझ में आया? तो आप नोटिस करिए, अगर मदर इकलौती हैं मतलब उनकी कोई बहन नहीं है, तो मासी तो हो नहीं सकती, और जब मासी नहीं हो सकती लेकिन मामी तो हो सकती हैं। मामी का मतलब हुआ कि मामा की वाइफ, और अगर मदर इकलौती बेटी है, नोटिस करना, तो इकलौती बेटी का मतलब कि मतलब नाना जी की केवल एक ही बेटी है। समझ में आ रहा है? नाना जी की केवल एक बेटी है, तो दूसरी बेटी है नहीं, तो मासी हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, नाना जी का एक बेटा हो सकता है और उसकी वाइफ हो सकती है, जिसको हम मामी बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन उस लेवल का बनेगा जिस हिसाब से आपको दिया जाए। तो आज के सिनारियों में क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे पूछा जाता है। अब एक और रिश्ता मैं आपसे पूछता हूं, देखिए एफ का के साथ क्या रिश्ता है? हिंदी में इसको बोलते हैं समधी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समधी का सुना है कभी? इंग्लिश क्या होती है? देखिए फादर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। अगर मैं इसमें ब्रदर या फादर खा जाऊं तो क्या बचता है? इन लॉज। तो समधी या समधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन लॉज कहा जाता है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, इन लॉज इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं आर का के साथ क्या रिश्ता है, तो आंसर आएगा फादर ऑफ इन लॉज। आर इज द फादर ऑफ इन लॉज, मतलब इन लॉज के पिताजी हैं, तो आर इज द फादर ऑफ इन लॉज। समझ में आया? तो आई होप क्लियर हो गया है किस तरह से क्या रिलेशन बनेंगे और सिस्टम है क्या पूरा।
इसी के ऊपर एक चार्ट आपके सामने आने जा रहा है और उस चार्ट से सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, इस पूरी फैमिली में 18 मेंबर हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई होप 7 मेंबर, 10 मेंबर, इससे ज्यादा मेंबर नहीं दिए जाते हैं। मैक्सिमम 7 to 10 मेंबर्स होंगे, याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे 4-5 मेंबर ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से हमने ये कोशिश करी है जितने ज्यादा आप रिलेशन समझ सकें वो आपके लिए बेटर है, याद रखिएगा। इसी तरह से एक और रिलेशन बनता है सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। नोटिस करिए, आपने इंग्लिश में तो एक ही नाम सुना है, सिस्टर इन लॉ, लेकिन आपको पता है कि सिस्टर इन लॉ हिंदी में 3 नाम होते हैं। कौन कौन से? साली, भाभी और ननद। इन तीनों नामों को सिस्टर इन लॉ कहा गया है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि कौन कौन सिस्टर इन लॉ है किसकी। देखिए ध्यान से देखिएगा, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, ये कौन है? भाभी। एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ये कौन है? ननद। एच बी की कौन है? ननद, तो ये भी सिस्टर इन लॉ है। इसके अलावा एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ये कौन है? साली। तो नोटिस करिए, इन तीनों रिश्तों को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहा गया है, लेकिन हिंदी में इनके तीनों के अलग अलग नाम है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सिस्टर इन लॉ बनेगा तो एक सिंगल जनरेशन में होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रैंडफादर होता है तो बीच में एक जनरेशन का गैप आता है, अगर अंकल आ रहा है तो भी एक गैप आ रहा है, नोटिस करिए। लेकिन सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ हमेशा सेम जनरेशन में होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिस्टर इन लॉ के 3 मीनिंग है, साली, भाभी और ननद, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से ब्रदर इन लॉ होता है। ब्रदर इन लॉ जीजा, साला और देवर, तीनों को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। आपके सामने है, देखिए, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। ए एम का कौन है? जीजा, इनको भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। आई बी का कौन है? देवर, इनको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा नोटिस करिए, देखिए जीजा हो गया, देवर हो गया। अब नोटिस करिए, साला कौन है? एन ए का कौन है? साला, मतलब वाइफ का भाई कौन होता है? साला होता है। तो एन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए यहां पर इसको भी ब्रदर इन लॉ बोला जाएगा। तो ब्रदर इन लॉ के अंदर भी 3 मीनिंग है, जीजा, देवर और साला। तीनों को अलग अलग नाम बोला जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में तीनों का एक ही नाम है जिसका नाम होता है ब्रदर इन लॉ। तो आई होप समझ में आया पूरा सिस्टम है क्या, एक्चुअल में करना क्या है। इसी के ऊपर आप एक चार्ट भी देख सकते हैं। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, आई होप क्लियर हो रहा है। अब देखो, सेम वही चीज यहाँ बताई गई है, सारे रिलेशन ए और बी के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ए के फादर कौन है? दिस वन। ए की मदर कौन है? दिस वन। इसी तरह से फिर इनके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, पैटर्नल, और यहाँ पे कौन है? मैटरनल लगा रखा है। ठीक है, आपके सामने पूरा चार्ट है जो अभी हम लोगों ने बनाया था, सेम वही चीज यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। देखो, मदर और फादर्स फादर, मतलब माता जी के पिताजी या पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं? ग्रैंडफादर। फिर देखो, मदर और फादर्स मदर, ग्रैंड मदर। मदर और फादर्स ब्रदर, अंकल होते हैं। मदर्स फादर सिस्टर, आंट होती हैं। सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ होती है। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ होता है। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए, रिलेशन फ्रॉम द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेशन एंड द रिलेशन फ्रॉम द फादर साइड कॉल्ड द पैटर्नल रिलेशन। ये इंग्लिश में था, इसके नेक्स्ट पेज पर आपको हिंदी में मिलेगी। देखिए हिंदी में आ गया, माता या पिता के पिता को ग्रैंडफादर बोलते हैं, माता या पिता की माता को ग्रैंडमदर बोलते हैं, माता या पिता के भाई को अंकल बोलते हैं, माता या पिता की बहन को आंट बोलते हैं, बेटी की पत्नी डॉटर इन लॉ होती है, बेटी का पति सन इन लॉ होता है। समझ में आया? तो ये सारे रिश्ते आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी रिश्ते हैं, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, मतलब हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई। समझ में आया? अब हस्बैंड का भाई कौन नहीं हो सकता? अगर कोई मेल मेंबर है तो उसका हस्बैंड थोड़ी ना होगा, उसकी वाइफ होगी। तो दैट मींस उसकी वाइफ का भाई क्या कहलाता है? ब्रदर इन लॉ। समझ में आया? अब हस्बैंड्स सिस्टर या वाइफ सिस्टर क्या कहलाता है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स सन या ब्रदर्स सन क्या कहलाता है? नेफ्यू। सिस्टर्स डॉटर या ब्रदर्स डॉटर क्या कहलाता है? नीस। क्लियर हुआ? ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ कहलाती है, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ कहलाता है। रियल ब्रदर और सिस्टर को हमने बताया था सिबलिंग कहलाता, तो सिबलिंग आपके सामने। आई होप क्लियर हो रहा है। इसी को आप हिंदी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया हिंदी, जिनको हिंदी में समझना है, पति का भाई या पत्नी का भाई। समझ में आया? तो ब्रदर इन लॉ हुआ। पति की बहन या पत्नी की बहन सिस्टर इन लॉ। बहन का लड़का या भाई का लड़का नेफ्यू होता है। बहन की बेटी या भाई की बेटी, समझ में आया? नीस होती है। भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ होती है। बहन का पति ब्रदर इन लॉ होता है। और लास्ट में सगे भाई बहन
सहोदर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग, याद रखिएगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से फैमिली ट्री क्या होता है और उनको क्या कहा जाता है। तो हर रिश्ते का नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको एग्जैक्टली उसका ट्रांसलेशन नहीं करता है। जैसे देखिए, नीस आपके सामने है, तो बहन की बेटी या भाई की बेटी को नीस कहा जाता है, लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं पता और एग्जामिनर ने खाली हिंदी में नीस लिख दिया, इंग्लिश में नीस लिख दिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये और एग्जाम में हो भी चुका है, तो इसको याद कर लीजिए, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज की क्लास में पूरा बेसिक फंडा हम लोगों ने सीख लिया है कि एक्चुअल में ब्लड रिलेशन है क्या, फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ होता है और कैसे फैमिली ट्री के थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उनको क्वेश्चन का सिलसिला हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल।